गाइस वेलकम बैक टू लर्नरवेट्स। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पीएचपी के बारे में। हाँ, ये हमारी एकदम नई सीरीज है और इस सीरीज में हम केवल 8 वीडियो में पूरी पीएचपी को कवर करने वाले हैं। उसका यूज कैसे होता है, कैसे एक प्रोग्राम बनाएं, कैसे हम पूरी कोडिंग करें, पीएचपी की हेल्प से आज हम सब कुछ समझने वाले हैं। लेकिन हम इस वीडियो में मेन इंट्रोडक्शन जानेंगे, बाकी आने वाली 7 वीडियो में हम पूरी पीएचपी को पढ़ेंगे और टोटल 8 वीडियो में हम पूरी पीएचपी कवर कर लेंगे। तो अगर आप एकदम बिगनर हो तो इस वीडियो को देखना ना भूलें और पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं हमारी पीएचपी को अच्छे से समझने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीएचपी को इंस्टॉल किया गया है 244 मिलियन वेबसाइट से ज्यादा वेबसाइट्स पीएचपी की हेल्प से बनी है। 244 मिलियन से ज्यादा वेबसाइट्स पीएचपी की हेल्प से बनी है और 2.1 मिलियन वेब सर्वर्स पीएचपी की हेल्प से बने हैं और इसे क्रिएट किया था रेस्मस लाइडॉफ ने इन 1995। रेस्मस लाइडॉफ ने इस पीएचपी को इंट्रोड्यूस किया था 1995 में और उन्होंने ये इंटेंशनली नहीं बनाई थी। उन्होंने इस रेस्मस लाइडॉफ ने ये जो पीएचपी लैंग्वेज है वो इंटेंशनली नहीं बनाई थी। उन्होंने अपने पर्सनल होम पेज को देखने के लिए, अपने होम पेज के लिए समझने के लिए, उसे समझने के लिए, पर्सनल होम पेज को समझने के लिए उन्होंने पीएचपी को बनाया था और वो धीरे धीरे एलिमेंट्स ऐड करते गए और एक पीएचपी का फॉर्मेशन हो गई। इसलिए इसका नाम था पर्सनल होम पेज। स्टार्टिंग में रेस्मस लाइडॉफ ने पर्सनल होम पेज नाम रखा, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर रख दिया गया और इसका सिंटैक्स सी, जावा और पर्ल जैसी लैंग्वेज से मिलता है और इसमें काफ़ी सारे खुद के यूनिक फीचर्स भी हैं और ये डायनेमिक पे वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ की जाती है। तो पीएचपी का फुल फॉर्म अब है, पहले था पर्सनल होम पेज। जब रेस्मस लाइडॉफ ने 1995 में जब इसे डिस्कवर किया था तब इसका नेम था पर्सनल होम पेज, लेकिन अब इसका नाम हो गया है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। अब आपसे कोई पूछे कि पीएचपी का फुल फॉर्म क्या है तो आप कह सकते हैं हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। और ये है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का काम होता है कि वो सर्वर पर जाकर एग्जीक्यूट होती है। हमने अपने ब्राउज़र से, यानी कि हमने अपने ब्राउज़र से कोई रिक्वेस्ट सेंड करी और उसका एग्जीक्यूशन हुआ सर्वर पर, तो हम उसे कहते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। मतलब ये इंटरप्रेटेड होती है सर्वर पर। हमारी जो HTML है वो ब्राउज़र पर इंटरप्रेटेड होती है, लेकिन जो हमारी PHP है वो सर्वर पर इंटरप्रेटेड होती है और इसलिए इसे हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं। हम जब भी कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, जैसे हमने कोई फॉर्म वगैरह बनाया और फिर हम उससे सबमिट बटन जैसे ही प्रेस किया, तो सबमिट बटन जैसे प्रेस किया हमने, वो सबमिट बटन की पूरी इंफॉर्मेशन, यानी हमने कोई पासवर्ड या हमने यूजर नेम किसी HTML डॉक्यूमेंट में, HTML फॉर्म में हमने एक पासवर्ड डाला और यूजर नेम डाला, तो जो पासवर्ड और यूजर नेम है और जैसे ही हमने सबमिट बटन दबाया वैसे ही वो पीएचपी सर्वर के पास जाएगा और पीएचपी सर्वर उस पासवर्ड और यूजर नेम को जैसे भी एग्जीक्यूट करेगा, चेक करेगा और उसे वेरीफाई करेगा। अगर वो सही होगा तो सक्सेसफुल लिखा आ जाएगा फॉर्म सबमिशन। तो इस तरीके से हमारा पीएचपी काम करता है, यानी पीएचपी है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसलिए ये बैकएंड में काम करता है। फ्रंट एंड में हमारे HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, लेकिन हमारा जो PHP है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, क्योंकि ये सर्वर पर रन होता है, सर्वर पर इंटरप्रेटेड होता है। ठीक है, और ये मेनली वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। PHP कोड रन ऑन सर्वर, और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, सर्वर प्रोसेस करता है PHP कोड को और जब वो अपना आउटपुट यानी रिक्वेस्ट से रेस्पॉन्स जनरेट करेगा, यानी सर्वर पे रन हो गया कोड और फिर सर्वर पे रन होने के बाद दोबारा जब ब्राउज़र पे, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट ब्राउज़र से भेजी थी और जब ब्राउज़र से पर रिक्वेस्ट आई, ब्राउज़र पर रेस्पॉन्स आया, यानी ब्राउज़र पे यहाँ से हमने HTML से फॉर्म भेजा, सबमिट बटन करा, तो सारी इन्फॉर्मेशन गई PHP सर्वर के पास। फिर सर्वर से
पर कोड रन हुआ, फिर हमारे पास जो सक्सेसफुल लिखना आना था वो सक्सेसफुल आएगा हमारे ब्राउजर पे। लेकिन ब्राउजर पे कभी भी PHP के फॉर्म में हमारा जो आउटपुट है वो नहीं आता है, HTML की फॉर्म में आता है। तो एंड सेंड HTML आउटपुट टू द ब्राउजर, ब्राउजर को HTML के रूप में ही अपना आउटपुट भेजेगा। यानी यहाँ से जब हमारा रिक्वेस्ट गई तो वो PHP के फॉर्म में गई, सर्वर पर रन हुई, फिर वहां से कन्वर्ट होकर आई HTML आउटपुट के रूप में ब्राउजर पर, और फिर ब्राउजर ने हमें वो शो कर दिया कि हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है सक्सेसफुल। इसलिए हम इसे डायनेमिक वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज करते हैं। अब डायनेमिक वेबसाइट्स क्या है? अ वेबसाइट विच whose contents change automatically, जिसका कंटेंट ऑटोमेटिकली चेंज हो डिपेंडिंग ऑन यूजर इनपुट, यूजर के इनपुट के अनुसार, और डाटा बेस्ड डाटा और टाइम के अनुसार। यानी डायनेमिक वेबसाइट वो होती हैं जो कि डिपेंड चेंज हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, डिपेंड होती हैं यूजर के इनपुट पर, डाटाबेस के डाटा पर और टाइम पर। एग्जाम्पल है फेसबुक, अमेजन और ऑनलाइन लॉगिन सिस्टम। जैसे ही हम फेसबुक पर किसी बटन को प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली कंटेंट चेंज हो जाता है, ऐसे अमेजोन पे होता है। और ऐसे ही लॉगिन सिस्टम्स जो होते हैं, अलग अलग पेज ओपन होते चलते हैं जैसे हम सबमिट करते हैं। तो इस तरीके से जो सारी डायनेमिक वेबसाइट्स होती हैं, इन सभी के लिए हम PHP का यूज करते हैं। दीज वेबसाइट्स यूज PHP प्लस डाटाबेस, PHP और डाटाबेस के साथ, क्योंकि डाटाबेस में तो डाटा स्टोर होगा और PHP हमारी सर्वर पर रन होगी, इसलिए दोनों की कॉम्बिनेशन को हम यहाँ पर यूज करते हैं। और डायनेमिक वेबसाइट्स बनाने के लिए इन दोनों चीजों का यूज जरूर होता है, PHP प्लस डाटाबेस का। एग्जाम्पल देखो PHP कोड का, कुछ इस तरीके से आपको PHP कोड दिखेगा, जिसमें कि ये जो आपको दो दिख रहे हैं, जैसे हमने HTML पढ़ा था तो उसमें कुछ इस तरीके से हमारे टैग लगते थे, H1 ऐसे हम लिखते थे, कुछ इस तरीके से हमारे टैग लगते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो PHP है, क्योंकि ये बैकएंड लैंग्वेज है, सर्वर पे स्क्रिप्ट होगी, तो इसका भी थोड़ा टैग ही होगा, क्योंकि वेबसाइट के लिए यूज हो रही है। लेकिन इसके टैग में यहाँ हमारे पास क्वेश्चन मार्क ऐसा सिंबल लग जाएगा। इन्हें बोला जाता है डीलिमिटर्स। ये बताते हैं कि जो एडिटर है उसे ये बताते हैं कि PHP कोड कहाँ से कहाँ तक लिखा है। जैसे हमारे HTML टैग में था कि HTML टैग बता रहे थे हमें कि हमारा कोड कहाँ से कहाँ लिखा है, कोड की लिमिट क्या है। वैसे ही यहाँ पर PHP के लिए ये वाले डीलिमिटर्स बोलते हैं हम, डीलिमिटर्स, ठीक है। तो इन डीलिमिटर्स का यूज कर हमें पता चलता है कि PHP कोड कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो जब भी हम PHP कोड को लिखेंगे हम इन डीलिमिटर्स का यूज करेंगे। ये है स्टार्टिंग डीलिमिटर और ये है एंड डीलिमिटर, ठीक है। तो जब भी PHP कोड स्टार्ट करेंगे लिखना, उसे हम इस तरीके से दिखाएंगे, और जब भी एंड करेंगे तो इस तरीके से दिखाएंगे। और यहाँ पर हमें बताना पड़ता है PHP, यहाँ पर ऐसे PHP लिखना भी होता है, ठीक है। इको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इको? जैसे कि हम जो हमारी अलग अलग लैंग्वेज है, अगर आपको कोई लैंग्वेज पता हो तो आप समझ सकोगे कि हमारी काफी सारी लैंग्वेज है जहाँ पर हमें प्रिंट कराने के लिए किसी चीज को, जैसे प्रिंट एफ लिखते थे हम, डिस्प्ले वगैरह से काफी सारे हमें लिखने पड़ते हैं कीवर्ड्स, जिसकी हेल्प से हमारा आउटपुट हमें शो होता है, डिस्प्ले होता है। वैसे ही यहाँ पर जो इको है वो इको का यूज हम करते हैं, इस इको कीवर्ड का यूज हम करते हैं किसी भी चीज को डिस्प्ले कराने के लिए, उसके आउटपुट को देखने के लिए, दिखाने के लिए स्क्रीन पर, ब्राउजर पर। तो हम यहाँ पर इको का यूज करते हैं। PHP में किस चीज को प्रिंट कराने के लिए यूज किया जाता है? इको। तो जब भी हम इको लिखेंगे मतलब हम चाहते हैं कि ये वाला जो हेलो वर्ल्ड है वो हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। When this runs on the server, the browser will display hello world। जब भी ये सर्वर पर रन होगा तो हमें hello world ब्राउजर पर शो होगा, क्योंकि जो हेलो वर्ल्ड है उसे इको कराया गया है, यानी प्रिंट कराने के लिए कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ PHP के आखिर क्या फीचर्स हैं। PHP के बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। क्या फायदे हैं? ये ओपन सोर्स है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन सोर्स? तो ओपन सोर्स का मतलब है ये हर किसी के लिए फ्री टू यूज है, यानी कोई भी इसे इजीली इंस्टॉल कर सकता है, यूज कर सकता है और डाउनलोड भी कर सकता है,
ठीक है, तो कोई भी इसे फ्री में यूज कर सकता है। अब ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी है। व्हाट इज द मीनिंग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब है ये किसी भी तरीके के प्लेटफॉर्म पे चल सकता है। अब प्लेटफॉर्म हमारे सारे हो गए ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि किसी भी हम किसी भी चीज को चलाते हैं, हम किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी लैंग्वेज को रन करते हैं, जो भी कुछ हम डाउनलोड करते हैं सब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे करते हैं। तो इसको हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाया जा सकता है। PHP का यूज हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर कर सकते हैं। मोस्टली विंडोज सभी के पास होती है, तो विंडोज पे कर सकते हैं, लाइनेक्स पे कर सकते हैं और मैक ओएस पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी पे भी हम इसे यूज कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। सर्वर साइड लैंग्वेज, यस, जो सबसे फर्स्ट में हमने बात करी थी कि सर्वर पर रन होती है। PHP कोड रन ऑन द वेब सर्वर, वेब सर्वर पर ये रन होती है और क्लाइंट के कंप्यूटर पर रन नहीं होती है। क्लाइंट के कंप्यूटर पर रन नहीं होती है, सर्वर पर रन होती है। ठीक है, तो फोर्थ इसका फीचर है कि इजी टू लर्न है, कोई भी इसे समझ सकता है क्योंकि इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है, सिमिलर है सी और जावा से। सी और जावा जैसी लैंग्वेज से इसका सिंटैक्स मिलता है और सिंपल है, इसलिए इसका बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। डाटाबेस सपोर्ट, क्योंकि हम PHP का यूज डाटाबेस के साथ करते हैं। PHP वर्क विद मैनी डाटाबेस लाइक MySQL, PostgreSQL, Oracle। क्योंकि हम PHP का यूज डाटाबेस के साथ करते हैं, डाटाबेस के साथ इसका PHP का यूज बहुत अच्छे से किया जाता है और डायनेमिक वेबसाइट बनाने में इसका हेल्प होती है। तो ये काफी सारे डाटाबेसेस जैसे MySQL, PostgreSQL और Oracle के साथ इजीली काम कर सकता है। फास्ट परफॉर्मेंस हमें मिलती है जब भी PHP एग्जीक्यूट होती है और फटाफट एग्जीक्यूट हो जाती है, क्विकली एग्जीक्यूट हो जाती है और लोड हो जाती है, वेब पेजेस को फास्ट बनाती है। लार्ज कम्युनिटी मैनी डेवलपर यूज PHP, सो सपोर्ट एंड ट्यूटोरियल्स आर इजीली अवेलेबल। बहुत ज़्यादा लोग PHP का यूज़ करते हैं, तो PHP के लिए आपको सपोर्ट भी मिल जाएगा, काफ़ी सारी ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगी, क्योंकि PHP में बहुत सारी लैंग्वेज मतलब 75-76% के अराउंड जो वेबसाइट्स हैं वो PHP का ही यूज़ करके बनती हैं। सिक्योर क्या है? PHP प्रोवाइड्स फंक्शन फॉर डाटा इंक्रिप्शन एंड सिक्योरिटी। तो ये 8 बेनिफिट्स हैं, ये 8 फीचर्स हैं हमारे PHP के, इसलिए हम इस PHP को यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो अब इंस्टॉलेशन की बात करें कि आखिर हमें PHP चलानी कहाँ पर है, हम कैसे अपने PCs में PHP को इंस्टॉल कर सकते हैं। PHP को इंस्टॉल करने के लिए हमें XAMPP और LAMP नाम के 2 हम कर सकते हैं, मतलब एक करोगे तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि एक में ही हमारा हो जाएगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ XAMPP? क्या है ये होती है टू रन PHP प्रोग्राम वी नीड अ वेब सर्वर एनवायरनमेंट। जैसे कि हमें जावा को रन करने के लिए जावा डेवलपमेंट किट चाहिए होती है, यानी जावा को रन कराने के लिए जावा के लिए उसको अच्छा लगे ऐसा एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है। वैसे ही हमें PHP को रन कराने के लिए PHP को अच्छा लगे ऐसा एनवायरनमेंट जनरेट कराना पड़ता है। उसके लिए हमें वेब सर्वर एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है, जो कि है XAMPP। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ XAMPP? तो XAMPP एक सॉफ्टवेयर पैकेज है, काफी सारे सॉफ्टवेयर हमें मिलते हैं क्योंकि PHP काफी सारी चीजों के साथ चलती है। तो सॉफ्टवेयर पैकेज यानी XAMPP में हम काफी सारी चीजों का एक पैकेज मिलता है और काफी सारी चीजों के साथ मिलकर ये बना है, जिसमें जो X है उसका मतलब है क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म यानी किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल सकती है, विंडोज, लाइनेक्स, ठीक है, इन सब पे। अपाचे सर्वर, ए का मतलब है अपाचे सर्वर, सर्वर पर रन होती है तो सर्वर का होना जरूरी है, तो अपाचे सर्वर यहाँ पर ए है। एम क्या है? एम स्टैंड फॉर MySQL डाटाबेस, क्योंकि यहाँ पर डाटाबेस चाहिए होता है तो MySQL डाटाबेस यानी एम है। PHP P है और सेकंड P है पर्ल जो हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो। इट अलाउज यूज टू रन PHP ऑन अ लोकल कंप्यूटर। और यही सारे पैकेज मिलकर, ये पूरा पैकेज मिलकर एक पूरा सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसमें मल्टीपल सॉफ्टवेयर है हमारे, और सारा सॉफ्टवेयर मिलकर लोकल कंप्यूटर पर इजीली एनवायरनमेंट बना देते हैं जिससे कि हमारी PHP रन हो सके। कौन कौन से हैं? ये हमारे पूरे 5 हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म, अपाचे सर्वर, MySQL डाटाबेस, PHP और पर्ल। अब इसे इंस्टॉल कैसे किया जाएगा? इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें जाना होगा स्टेप 1 में अपाचे फ्रेंड्स, ये www.apachefriend.org पर। वहां पर हमें लिखेगा डाउनलोड XAMPP फॉर विंडोज के लिए XAMPP को डाउनलोड कर लो। रन द इंस्टॉलर को रन कर लो, क्लिक करो नेक्स्ट और फिर इंस्टॉल कर दो। आफ्टर इंस्टॉलेशन ओपन XAMPP कंट्रोल पैनल। इंस्टॉलेशन के बाद XAMPP कंट्रोल पैनल को ऑन करो, स्टार्ट करो अपाचे को, क्योंकि स्टार्ट अपाचे
हमारा सर्वर है तो इसे परमिशन देनी पड़ेगी। तो अपाचे को स्टार्ट करो, माईएसक्यूएल को भी स्टार्ट करो, ओपन करो ब्राउजर एंड टाइप को लोकल होस्ट, जैसे इफ द पेज ओपन इंस्टॉलेशन इज सक्सेसफुली। अगर पेज ओपन हो जाए तो समझ लेना इंस्टॉलेशन हमारी सक्सेसफुली है। तो केवल 7 स्टेप्स हैं, 7 स्टेप्स में आप इजीली XAMPP को डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है लैम्प। लैम्प क्या है, मतलब कि लैम्प इज यूज्ड इन लाइनेक्स सिस्टम। लाइनेक्स सिस्टम के लिए अगर हमें PHP लाइनेक्स सिस्टम पर अगर हमें PHP रन करानी है तो हम लैम्प का यूज करेंगे, जिसका मतलब है L फॉर लिनक्स, A फॉर अपाचे, M फॉर MySQL और P फॉर PHP। ये भी पूरा सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसकी मदद से हम लाइनेक्स सिस्टम पर, ठीक है, लाइनेक्स सिस्टम पर PHP को रन करा सकते हैं। इट परफॉर्म द सेम वर्क एज XAMPP। XAMPP जैसे ही वर्क है लेकिन हमें यहाँ पर लाइनेक्स पर रन करा सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग PHP MySQL। अब क्या फायदे हैं PHP को MySQL के साथ यानी डाटाबेस के साथ यूज करने से। MySQL एक डाटाबेस है, डाटाबेस सिस्टम है जो कि डाटा को है पूरे तरीके से मैनेज करता है, ठीक है। व्हेन PHP इज यूज्ड विद MySQL, जब भी PHP का यूज MySQL के साथ किया जाएगा, वी कैन क्रिएट डाटा ड्रिवन वेबसाइट। डाटा के साथ जो वेबसाइट्स होती हैं जिसमें डाटा होता है वैसी डाटा ड्रिवन वेबसाइट्स हम बना सकते हैं। इसलिए PHP के साथ MySQL का यूज बहुत 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 किया जाता है, क्योंकि डायनेमिक वेबसाइट्स बनती हैं और डाटा ड्रिवन वेबसाइट बनती हैं। अगर दोनों का साथ में यूज किया जाएगा तो बहुत सारे एडवांटेज हैं, जैसे कि हमारे डाटा स्टोरेज का, यूजर डाटा को स्टोर कर सकता है, डाटा को ले भी सकता है, डाटा को एक्सेस कर सकता है। तो यूजर डाटा कैन बी स्टोर्ड इन डाटाबेस। यूजर का डाटा स्टोर होता है डाटाबेस में। एग्जांपल देखो, यूजर नेम, पासवर्ड और ऑर्डर जैसी चीजें हमें अगर हमें कहीं सबमिट करानी है, जैसे PHP पे कहीं सर्वर हमने फॉर्म जैसी सबमिट किया, फॉर्म का बटन, सो हमारी जो यूजर नेम और पासवर्ड गए वो कहाँ पर स्टोर होंगे, वो स्टोर होंगे सर्वर पर यानी MySQL पर। तो वो डाटाबेस पे यूज होंगे, स्टोर होंगे वो। तो डाटाबेस पे जब वो स्टोर होंगे यानी MySQL पर, तो हमारा डाटा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें डाटा स्टोरेज की जरूरत होती है। डायनेमिक वेब पेज बनाने में बहुत मदद मिलती है, क्योंकि कंटेंट चेंज बेस्ड ऑन डाटाबेस टाइप। कंटेंट चेंज हो जाता है डाटाबेस के टाइप से। जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट है, और ई-कॉमर्स वेबसाइट पर जैसे आप अगर ड्रेसेस निकाल ले तो ड्रेसेस के अकॉर्डिंग कंटेंट चेंज हो जाएगा। अगर आप हाउस कीपिंग कुछ ऐसी चीजें मंगा रहे हो, कॉस्मेटिक वगैरह, तो उसके अकॉर्डिंग पूरा कंटेंट चेंज हो जाएगा जो भी आप सर्च करोगे, ठीक है। इजी इंटीग्रेशन है, PHP इजीली कनेक्ट्स विद MySQL। इजीली हम यूज कर सकते हैं PHP को MySQL के साथ। और यहाँ पर जो डॉलर है यानी डॉलर कनेक्ट CONN, इस तरीके से हम इसे यूज करेंगे। और MySQL कनेक्ट लोकल होस्ट, रूट और डाटाबेस, इस तरीके से हम इजीली यूज कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं PHP को MySQL के साथ। फास्ट परफॉर्मेंस मिलती है, दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद भी पूरी परफॉर्मेंस बहुत 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 फास्ट होती है। और ये दोनों ही चीजें PHP और MySQL दोनों ही फ्री हैं, ठीक है, दोनों ही ओपन सोर्स है। सर्वर क्लाइंट एनवायरनमेंट, वेब एप्लीकेशन वर्क यूजिंग क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे हमारे जो बेस्ड होते हैं सारे वेब एप्लीकेशंस, जिसमें क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर पर, सर्वर उसके बेसिस पर रेस्पॉन्स जनरेट करता है और क्लाइंट को देता है। क्लाइंट यानी यूजर, यानी हम सभी लोग जो अपनी PCs को कंट्रोल करते हैं, जैसे हमारे कंप्यूटर, मोबाइल और टैबलेट्स, जिसकी हेल्प से हम रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं। और जैसे कि हमने अगर किसी वेबसाइट को ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड करी सर्वर को, तो हम हो गए क्लाइंट। और सर्वर है हमारे एक पावरफुल कंप्यूटर जो कि स्टोर करता है वेबसाइट को और डाटा को और प्रोग्राम्स को भी। सर्वर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोसेस करना PHP कोड को, एक्सेस करना डाटाबेस को, सेंड वेब पेज टू क्लाइंट। और वेब पेज है उसकी जो भी रिक्वेस्ट सेंड की उसका रेस्पॉन्स जनरेट करके, आउटपुट जनरेट करके क्लाइंट को वापस भेज देना। ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है सर्वर की। प्रोसेस PHP कोड, एक्सेस डाटाबेस और सेंड वेब पेज टू क्लाइंट। प्रोसेस फ्लो होगा, सबसे पहले यूजर ओपन करेगा यानी क्लाइंट ओपन करेगा ब्राउजर को, ब्राउजर सेंड करेगा रिक्वेस्ट सर्वर पर कि हमें ये वाला पर्टिकुलर वेब पेज खोलना है। सर्वर रन करेगा PHP कोड को, सर्वर सेंड करेगा HTML पेज को, फिर सर्वर ने जो भी आउटपुट जनरेट किया उसे HTML पेज को भेजेगा। और HTML पेज यानी ब्राउजर आपको डिस्प्ले